मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। मतदान में अब सिर्फ 15 दिनों का वक्त बाकी है। एक चरण में होने वाली वोटिंग में एमपी की जनता अपनी नई सरकार चुनेगी। उधर सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए सरकार के पास योजनाएं हैं तो विपक्ष के पास वादों की लंबी फेहरिस्त है। इस बार के चुनाव में जो एक खास बात है वो ये कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही सियासी दलों का फोकस पूरी तरह से महिलाओं पर है। लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं का वोट पाने की हसरत रखने वाली पार्टियां महिलाओं को कितनी हिस्सेदारी देती हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। आंकड़ों के जरिए चुनावी इतिहास को खंगालेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गिरिजा शंकर सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरी सहयोगी हमारी भोपाल से संवाददाता अमृतांशी भी हमारे साथ हैं। और अमृतांशी चूंकि इसी वर्ग से आती हैं, आधी आबादी से आती हैं, मातृशक्ति वर्ग से आती हैं, तो आज वो उस एंगल से भी अपनी बात रखेंगी, क्योंकि एक पत्रकार होने के साथ साथ वो एक युवती हैं। तो वो ये बताएंगी कि महिलाओं की हिस्सेदारी जो है अभी वो पर्याप्त है या और होनी चाहिए। बाकी जो पॉलिटिकल एंगल है उस पर तो बात करूंगा। और गिरिजा शंकर सर से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में मातृशक्ति की हिस्सेदारी अब तक कितनी रही है, क्या वो पर्याप्त है, बढ़नी चाहिए, और ये जो सियासी डोरे डालने की कोशिश की जा रही है, जो सियासी ये लुभावने वादे हैं, उनका कितना असर पड़ेगा। तो जरा आंकड़ों के जरिए पिछले कुछ चुनावों के हिसाब किताब जरा जल्दी फटाफट देख लेते हैं और फिर बिना वक्त जाए किए हम चर्चा में जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार यानी साल 2023 के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी सीटों का ऐलान कर दिया है, तो बीजेपी ने कुल 28 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने 30 महिलाओं को टिकट दिया। यानी कि बहुत बड़ा कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है, 2 सीटों का फर्क है। बीजेपी ने 28 को, कांग्रेस ने 30 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उनको चुनाव लड़वा रहे हैं। अगले ग्राफिक्स की बात करते हैं, साल 2018 की बात करते हैं। 18 में बीजेपी ने 28 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें से 11 जीत कर आई थी। यानी आप कहें तो करीब करीब 1/3 महिला प्रत्याशियों ने जीत पार्टी को दी थी झोली में। कांग्रेस ने 24 महिलाओं को टिकट दिया था, 9 महिलाएं जीत कर आई थी, और अन्य 198 महिलाएं को लड़ी थी, जिसमें निर्दलीय भी थे, बीजेपी, कांग्रेस और बाकी सब लोग थे। उसमें एक महिला जीती थी, जो पथरिया विधानसभा सीट थी। मुझे याद आता है रामबाई वहां से विधायक चुनी गई थी, एक वही महिला विधायक थी जो बीजेपी कांग्रेस से अलग थी। साल 2013 की अगर आप बात करें तो बीजेपी ने कुल 28 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, उसमें से 22 जीती थी, यानी इधर कंपैरिजन बहुत अच्छा था। कांग्रेस ने 23 महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन जीती सिर्फ 6। अन्य 149 महिलाएं लड़ी थीं, 2 जीती थीं। और अब जरा हम बात कर लेते हैं साल 2013 की। तो साल 2013 में स्थिति यह थी कि 2008 की अगर हम बात करें तो 23 बीजेपी ने टिकट दिया था महिलाओं को, कांग्रेस ने 29 को टिकट दिया था। 23 में से 15 बीजेपी की महिला उम्मीदवार जीती थी, 29 में से 8 कांग्रेस की जीती थी, 174 अन्य महिलाएं लड़ी थी, बाकी पार्टियों से निर्दलीय, और 2 जीती थी। आगे के जो आंकड़े हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जरा पहले इन पर हम बात कर लेते हैं जो हिस्सेदारी है या जो टिकट दी गई है। गिरिजा शंकर सर, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और फिर उसके बाद मैं अमृतांशी के पास जाऊंगा। गिरिजा शंकर सर, मेरा सवाल यह है, आरक्षण की बात हो, बड़े बड़े दावे, मातृशक्ति, आधी आबादी, ये नारा, लाडली बचाओ लाडली बढ़ाओ, लेकिन जब टिकट देने की बारी आएगी तो 230 में से कांग्रेस 30 को टिकट देगी, बीजेपी 28 को टिकट देगी। तो महिलाओं की यह हिस्सेदारी कागजों पर एक तरफ और भाषणों में दूसरी तरफ क्यों? देखिए, ये चुनाव जो है, जिस विधानसभा चुनाव, उसकी कुछ महीने पहले ही संसद में महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ, और हालांकि उसको लागू होने में 10 साल है, लेकिन वो बिल पास हुआ और ये सारे दलों ने एक सुर से उस बिल का समर्थन किया, जो बरसों से लंबित था। जाहिर है कि वो एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनना चाहिए था, लेकिन उसका कोई जिक्र न कांग्रेस करती न बीजेपी करती। होना यह चाहिए था कि उस रिजर्वेशन बिल पास होने के परिप्रेक्ष्य में पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर बीजेपी, एक बड़ी संख्या में महिलाओं को उम्मीदवार बना सकती थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। दरअसल महिलाओं की बात तो बहुत की जाती है, महिलाओं के अधिकार के सम्मान की और उनके सुरक्षा की और उनके तरक्की की बात होती है, वो सब कुछ ठीक है, उनके आंसू पोंछने की बात होती है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी की जो जो घोषित और अघोषित जो वचन पत्र और इनके वादे हैं, उन सब में महिलाओं की एक बड़ी
हिस्सेदारी जो है उन योजनाओं में जिनमें लाभ मिले रखा गया है। लेकिन उसके बाद महिलाओं को उम्मीदवार बनाने में वही परंपरागत रूप से जो एक 10% के आसपास जो महिलाओं को देना है, उसमें भी कुछ महिलाएं जो परंपरागत राजनीतिक परिवारों से आती हैं वो होते हैं उसमें। तो इसलिए उस दिशा में कहीं कुछ करते हुए नहीं दिखते। इसके कारण क्यों है और ऐसा क्यों हो रहा है, अपन आगे इस पर बात करेंगे। ठीक, मैं अभी सर एक अमृतांशी सवाल ले लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आगे के आंकड़े दिखाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि आंकड़े गुजरा इतिहास दिखाते हैं और सच्चाई बयां करते हैं, शीशे की तरह साफ होते हैं। अमृतांशी, 450 में सिलेंडर देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, यानी महिलाएं बस रोटी बनाती रहें, सरकार ना चलाएं, जबकि भाषण पे आके कहते रहते हैं कि सरकार चलाएंगी, महिलाएं आगे बढ़ेंगी। अरे आप टिकट तो दीजिए, विजिबिलिटी तो तब पता लगेगी ना। आप टिकट तो दीजिए, प्रत्याशी बनाइए, कहने को आधी आबादी और आप सीट देंगे 12%, 13%। बिल्कुल, देखिए आसिफ, मेरी कई महिला नेत्रियों से बातचीत होती रहती है और बार बार उनकी एक ही शिकायत रहती है कि ऐसा नहीं है कि वो राजनीति में नहीं आना चाहती हैं या फिर वो आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से उनको टिकट नहीं दिया जाता है। ये उनकी सबसे बड़ी कंप्लेंट होती है। खासतौर से कांग्रेस में मैंने देखा है कि महिलाओं की बहुत ज्यादा कंप्लेंट होती है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं संगठन में पद देकर महिलाओं को एडजस्ट कर देती है, लेकिन कांग्रेस में संगठन में भी जो है पद को लेकर खासतौर से महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है और उनकी बार बार वो कंप्लेंट सामने आती है। बाकी रही महिलाओं की बात, तो देखिए यहाँ के जो सियासी दल है वो महिलाओं को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। महिलाओं के पास जाएंगे, उनसे हाथ जोड़ेंगे, उनको अपना जो है भाई बताएंगे कि मैं आपका भाई हूं, आप मुझे वोट दीजिएगा। कई योजनाएं हमने देखी है मध्य प्रदेश में संचालित महिलाओं के नाम पर हुई है और मुख्यमंत्री भी देखिए खास तौर से ये चीज बहुत अच्छे से जानते थे कि महिलाएं अगर जो है उनके मन में मुख्यमंत्री ने अपनी छवि बना ली तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक के तौर पर उनको विजयी जरूर बनाएंगी। चाहे हम उस समय लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें या फिर अगर हम बात करें अब जो लाडली बहना योजना, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर शिवराज सरकार लेकर आई है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं महिला नेत्रियां इसमें पीछे रह जाती है। मंत्रिमंडल की बात करें तो मात्र गिनी चुनी कुछ महिलाओं को जगह दी गई, चाहे हम 2018 की कांग्रेस की सरकार की बात करें या बीजेपी की सरकार की बात करें। और दोबारा से महिलाओं की यही कंप्लेंट है कि हम आना जरूर चाहते हैं, हम भी विधायक बनना चाहते हैं। कृष्णा गौर जी के साथ मैं कल दिन भर थी, उनका यही था कि पहली महिला विधायक के तौर पर चुनकर आना उनके लिए अपने आप में एक बड़ी बात थी और वो चाहती हैं कि महिलाएं आगे बढ़े। लेकिन राजनेताओं को जो है पुरुषों का सपोर्ट जो है, खास तौर से जो हम बात करते हैं कि पुरुष वाली मानसिकता की सोसाइटी है, लेकिन उसको अब हमें थोड़ा सा बदलना होगा। मैं एक पत्रकार के रूप से ये आपको बता रही हूँ और महिला राजनेताओं को आगे आना होगा। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक महिला, देखिए आसिफ, हम सब जानते हैं कि इमोशनली मेंटली दोनों तरीके से सोचती हैं। बेहतर योजनाएं लेकर आ सकेंगी, बेहतर चीजें लेकर आ सकेंगी। अभी भले ही 1200 रुपए देने की बात की जा रही हो, कांग्रेस की तरफ से 1500 रुपए देने की बात की जा रही हो, लेकिन उन पैसों का सही ढंग से इस्तेमाल कैसे किया जा सके, अपने परिवार को कैसे, ये कला जो भगवान ने महिलाओं को दी है, पुरुष बड़े मुश्किल से ला पाते हैं ये कला। इसीलिए अमूमन जो पति कमाता है, सिर्फ करवा चौथ की बात नहीं है, वो जाके पत्नियों के हाथ में रख देता और फिर सारा बजट और उसमें से खर्चा निकाल लेना और मुश्किल वक्त में आटे के डब्बे में से हजारों रुपए निकल आना, ये कला केवल महिलाएं जानती हैं, पुरुषों को नहीं आता। और इसीलिए अमूमन हर घर में पुरुष यही करते हैं। और अगर किसी के मन में ये शक हो कि आज महिलाओं का टॉपिक है तो अमृतांशी यहाँ बैठी हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी जब होती है तो दमदारी से रिपोर्टिंग करती हैं, महिलाओं का भरपूर प्रतिनिधित्व करती हैं, उनको भरपूर मौका मिलता है और आज भी वो दमदारी से बात रख रही हैं। पुरुषों को चुभती हो तो चुभ जाए उनकी बला से। खैर, मैं गिरिजा शंकर सर आपके पास भी आऊंगा, अमृतांशी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन कुछ और आंकड़े दिखाते हैं आपको, बड़े दिलचस्प हैं। महिलाओं पर इतना फोकस क्यों है? कहने को आधी आबादी, लेकिन एग्जैक्ट डेटा क्या है? देखिए, एमपी में कुल वोटर हैं 5,61,36,220। इसमें से पुरुष जो वोटर्स हैं उनकी तादाद है 2,88,25,607 और महिला वोटर्स की तादाद है 2,72,33,945, यानी कि बिल्कुल बराबर बराबर का करीब करीब ये सौदा है। और आपको यह भी बता दूं कि दिलचस्प फैक्टर यह है कि 29 सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जहां महिला वोटर्स की तादाद ज्यादा है पुरुष वोटर्स की तुलना में। अब जरा हम आपको साल दर साल महिला और पुरुषों की वोटिंग का एक प्रतिशत भी दिखाते हैं। तो ये देखिए 1962, बहुत दिलचस्प है, 59.7% पुरुष मतदाता थे और उस वक्त वोटिंग जो हुई थी, और उस वक्त 29.1%
महिलाओं ने वोट किया था, यानी कि 1962। कल गिरिजा शंकर सर ने मुझे कहा था कि आप थोड़ा पुराना डेटा लाइए, तो आज मैं 1962 का भी डाटा लेके आया हूं, उनकी बात का पूरा सम्मान कर रहा हूं। 1962 में 59.7 पुरुषों ने वोटिंग की थी और 29.1% महिलाएं वोट देने गई थी, यानी कि आज से 50-60 साल पहले महिलाएं बहुत कम निकलती थी वोटिंग के लिए, या कम वोट देने जाती थी, या उन्हें निकलने दिया जाता था। लेकिन जब यह डेटा आगे बढ़ा तो साल 2018 में स्थिति यह हो गई थी कि 76% पुरुषों ने मतदान किया था और 74% महिलाओं ने मतदान किया था। अगला डेटा देखते हैं, 2018 का यह डेटा है और यह बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा, और यह है कि महिलाओं को पुरुषों को कौन पसंद है। तो देखिए, साल 2018 में बीजेपी को 40% पुरुषों ने मतदान अपना मत दिया था, 39% महिलाएं जो हैं वो कांग्रेस को मत दिया था। लेकिन उसके बाद 43% और 43%, देखिए महिलाएं कभी किसी में भेद नहीं करती, बच्चे अगर 4 हैं सबको बराबर प्यार करती हैं। महिलाओं ने 43% कांग्रेस और बीजेपी दोनों को वोट दिया, पुरुषों ने 40% बीजेपी को वोट दिया था, 39% पुरुषों ने कांग्रेस को वोट दिया था, और बीएसपी को 5% पुरुषों ने, महिलाओं ने 6%, अन्य को पुरुषों ने 17% और महिलाओं ने 8%। जरा एक बार फिर से दिखा दीजिए 13 की, हम आपको दिखा देते हैं 13 में क्या हुआ था, 13 में कौन किसने किसने पसंद किया था। तो उस वक्त 13 में पुरुषों की पसंद बीजेपी थी, 44% पुरुषों ने बीजेपी को वोट दिया, 36% जो पुरुष थे उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था, जबकि इधर महिलाओं ने 46% दिया था बीजेपी को और 37% महिलाओं ने दिया था कांग्रेस को, यानी कि 13 में थोड़ा सा महिलाओं ने बीजेपी का साथ दिया था। और शायद बीजेपी को यह बात खली कि 18 में महिलाओं ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। नतीजा 5 सीटों का अंतर रहा और कमलनाथ ने बाकी लोगों के साथ मिलकर सरकार बना ली। सर, गिरिजा शंकर सर, आपके पास आ रहा हूं। सर, ये महिलाओं ने 18 में दोनों को बराबर बराबर वोट दिए थे, और शायद ये डेटा, क्योंकि जब चुनाव हो जाते हैं, समीक्षा होती है, तो फिर हर चीज बारीकी से खंगाली जाती है, तो शायद ये बीजेपी को लगा होगा कि महिलाएं जो अब तक हमें वोट दे रही थी, पुरुष जो हमें वोट दे रहे थे, वो कांग्रेस को वोट देने लगे या बराबर वोट देने लगे। नतीजा वोट परसेंट 0.1 से बीजेपी को ज्यादा मिला, लेकिन 5 सीटों का अंतर आया, सरकार बना ली कमलनाथ ने। और शायद उसी के बाद से वीडी शर्मा लगातार दोहराते हैं कि 51% वोट शेयर से कम नहीं चाहिए। नहीं, 51% वोट शेयर चाहिए उनको, लेकिन उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी हो वो बात नहीं होती। आप देखेंगे कि महिलाओं की विधायक सांसद बनने के जो संभावनाएं हैं वो कितनी बढ़ी हुई हैं। आप 62 से देखा आपने, आज देखा कि महिलाएं जो है पुरुषों के मुकाबले में बाकायदा मतदान में पीछे नहीं है, मतदान बहुत आगे बढ़ चढ़ कर रही हैं। 30 साल से पंचायतों में, नगर पालिका, नगर निगमों में रिजर्वेशन है, वहां से महिलाएं कंपलसरी मैंडेटरी चुन के आ रही हैं, पंच सरपंच बन रही हैं, मेयर बन रही हैं, नगर पालिका अध्यक्ष बन रही हैं। लेकिन उसके बाद वो ब्रेक लग जाता है। वहां जो एक लीडरशिप वहां से उभर रही है, उस लीडरशिप को जो पार्टियां हैं आगे पुश करें, ऐसा नहीं होता। आप महिलाओं की बात करते हैं, मुझे तो लगता है कि विधानसभा या लोकसभा चुनाव के दौरान जो सबसे आखिरी पैदान पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होता है, जिसको सबसे हल्के में लिया जाता है, वो है प्रत्याशियों का चयन। और आखिरी मौके पर प्रत्याशियों के चयन की बात होती है। और इसीलिए जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी और ग्रैंड बिग पार्टी, दोनों के पास इस विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि 230 मुकम्मल कैंडिडेट उनको ढूंढने में पसीना आ गया। और जो मिले कैंडिडेट वो इस तरह से कि इससे अच्छा और कोई नहीं है, ये मानकर दिया गया। तो ऐसे में जरूरी ये है कि यदि महिलाओं को आप सम्मान देना चाहते हैं, उनको सुविधाएं देना चाहते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो एक बड़ी चीज है कि निर्णय में उनको शामिल करने के बाद वहां पर उनको पीछे कर दिया जाता है। मतलब आप हमसे सब ले लीजिए, लेकिन रहिए दूर में। जब महिलाएं मंत्री बनती हैं, आप देखिए पिछले 50 साल का इतिहास निकाल लीजिए, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, महिला मंत्री को महिला बाल विकास या इस तरह के विभाग मिलते हैं, कभी उसको गृह या वित्त विभाग नहीं मिला। जो महिलाएं जो आती हैं विधानसभा में, लोकसभा में, उनकी विधानसभा की कार्रवाई में पार्टिसिपेशन कितना है, उनको विधानसभा की कार्रवाई जो चलती है उसमें उनकी कितनी हिस्सेदारी होती है, इन चीजों पर कभी गौर नहीं किया जाता। दरअसल मैं ये नहीं कहूंगा कि योजनाबद्ध तरीके से ऐसा हो रहा है, मैं समझता हूं कि अनजाने में ऐसा हो रहा हो, लेकिन महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में, राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में, शासन चलाने की प्रक्रिया में अपने बगल में बैठाना किसी पॉलिटिकल पार्टी को आज तक पसंद नहीं है। ये नागवार गुजरता रहा। और जैसा मैंने कहा भी था
कि जो महिला बड़ी बखूबी अपने घर का बजट संभाल लेती है, जो वो बचपन से सीखती आ रही है, तो फिर वो राज्य का बजट क्यों नहीं संभाल सकती? जब आप वित्त मंत्री की बात करते हैं तो ये बात मुझे भी याद आती है। मुझे एमपी में पता नहीं कब से याद नहीं आ रहा कि शायद कभी वित्त विभाग किसी महिला को मिला हो, लेकिन ये भी तय है कि जब जब किसी महिला को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली तो उनका नाम हम आज तक याद करते हैं। हम विजय राजमाता का नाम याद करते हैं, हम जमुना देवी का नाम याद करते हैं। बड़ी बड़ी महिलाएं हुई और उनको नाम इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनको जो जिम्मेदारी मिली बखूबी निभाई। अमृतांशी, आपसे एक सवाल है मेरा, क्या देखिए ये महिलाओं की, क्योंकि आप तो एक युवती हैं, महिला हैं, तो मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, आपको थोड़ा जहन आपका टोटलना चाहूंगा मैं, कि ये क्या वो कमजोरी है क्या कि वो ममतामयी एक छवि है, एक बना लिया गया कि महिलाओं को तो जी कुछ भी आप करिए वो माफ कर देंगी, तो बस हम आपको बस ये पैसे दे देंगे, हम आपका सिलेंडर सस्ता कर देंगे, आपका बेलन आपको फ्री दे देंगे, आपको आटा सस्ता कर देंगे, इसमें महिला खुश है क्या या नहीं? दरअसल आज की महिला को अपना हक चाहिए और सियासी दल वो नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज की महिलाओं को अपना हक चाहिए और एज मतलब बता रही हूँ मैं युवती के तौर पर, हमें नहीं चाहिए सिलेंडर, हमें नहीं चाहिए बेलन, हमें अच्छी शिक्षा दे दीजिए, यूनिवर्सिटीज में आरक्षण दीजिए, यूनिवर्सिटीज में हम लोगों को एंट्री करवाइए, हम बेहतर तरीके से जो है पढ़ाई करके आगे बढ़ेंगे और बेहतर चीजों में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। लेकिन एक जो गिरिजा शंकर जी ने बात कही कि निर्णय बनाने के दौरान जो है महिलाओं को खास प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है, खासतौर से मध्य प्रदेश में भी लंबे समय से देखने को मिला है। उमा भारती के अलावा आप बताइए ना कि कौन जो है महिला मुख्यमंत्री हमें मिली है, और उन्होंने ही बीजेपी का सूखा तोड़ा था, एक तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन अब वापस से कोई महिला मुख्यमंत्री के तौर पर अब बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। बाकी महिलाएं भी अगर हम देखें तो सिर्फ एक लहर में जीत जाती हैं, लेकिन उनको जब प्रतिनिधित्व देने की बात जो है बड़े स्तर पर होती है तो जाहिर सी बात है उनको महिला बाल विकास तरह के विभाग दे दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए आज की जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में महिला वोटर के साथ साथ जो है युवा वोटर भी काफी ज्यादा बढ़े हैं और उसमें भी काफी बड़ी संख्या में जो है लड़कियां हैं। तो कहीं ना कहीं भले ही सरकार जो चीजें देने की बात कर रही हो, फ्रीबीज एक तरीके से हम देखें, बाकी चीजें भी एक तरीके से देखें, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ जो है खासतौर से सरकारों को फोकस करना चाहिए। फ्रीबीज आप कब तक देंगे? आने वाले 10 सालों तक, 15 सालों तक, 20 सालों तक देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? फ्रीबीज की आदत लगना किसी के लिए भी गलत है। भले ही महिलाएं जो है ममतामयी हो, वो अच्छे से घर का बजट संभालना जानती हो, देखिए कहीं ना कहीं सरकार को भी संभाल लेंगी, बार बार कर्ज लेने की शायद फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से एलोकेशन होगा सभी चीजों का, और एलोकेशन के बाद जो है और बेहतर तरीके से चीजें फ्लो आउट हो सकेंगी। जी बाकी महिलाओं में एक कला और भी होती है कि अगर चीनी खत्म है तो पड़ोसन से इतनी अच्छी बातचीत होती है कि वहाँ से हो जाता है, फिर वो आरबीआई से चीनी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तमाम तरह की फाइनेंशियल जो वो मैनेजमेंट की चीज़ें हैं महिलाओं को बचपन से मिलती हैं। खैर वो एक अलग चीज़ है। मैं गिरिजा शंकर सर आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जनता एक बार फिर हमारी एक ग्राफिक्स देखे जिसमें मैंने बताया था कि 2018, 13 और 8 में महिलाओं और बीजेपी को कौन सी पार्टी पसंद रही, क्योंकि अगला सवाल फिर मेरा उसी आधार पर होगा। तो देखिए ये तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कुल वोटर्स कितने थे। अब हम आपको जरा ये दिखाने की कोशिश करते हैं 2018 की मैं बात करूं तो 2018 में हमने देखा था और हमने आपको बताया भी था कि बीजेपी को 40% पुरुषों ने, ये आपके सामने है, ये महिला प्रत्याशियों को जो टिकट दिया, बीजेपी में जो पुरुष थे उन्होंने 40% पुरुषों ने बीजेपी को वोट दिया था 18 में। 43% जो वोट मिला था वो था महिलाओं का। हाँ ये देखिए ये आ गया ग्राफिक्स। तो 40% पुरुषों ने बीजेपी को वोट दिया था, 39% पुरुषों की पसंद थी कांग्रेस 18 में, और 43% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था, और 43% जो वोट दिया था महिलाओं ने वो दिया था कांग्रेस को। गिरिजा शंकर सर, ये 18 में बराबर बराबर का आंकड़ा था जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि महिलाएं बट गई थी कि वो बीजेपी को वोट दें या कांग्रेस को वोट दें। और इसमें मैंने वो शामिल नहीं किया है, मैं साफ बता दूं जनता को कि इसमें रूरल, अर्बन, सब अर्बन या एसटी आबादी वो मैंने शामिल नहीं किया। मैंने महिलाओं को सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा, उन्होंने जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, और दोनों बराबर बराबर संख्या में थी। 18 में एक वो पार्टी थी जो 15 साल से सत्तारूढ़ थी, उसके लिए उतनी ही महिलाओं ने वोट दिया जितने वोट उस पार्टी को दिया जो 15 साल से सियासी सूखे का शिकार थी या जो सियासी सूखा झेल रही थी। 18 से 23 तक इन 5 सालों में उस सोच में क्या बदलाव गिरिजा शंकर सर आप महसूस कर रहे हैं महिला वर्ग में?
देखिए, महिलाओं ने किस पार्टी को वोट दिया ये अलग मुद्दा है, और महिलाओं को किस पार्टी ने कितने प्रत्याशी बनाए ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। जी। जहां तक मैं समझता हूं कि जो प्रत्याशी बनाने की बात है या उनको राजनीति में आगे लाने की और सत्ता की राजनीति में निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनको शामिल करने की बात है, तो वहां पर महिलाओं के साथ लगातार अन्याय होता रहा है। आप जो दो नाम गिनाए आपने, विजय राजे सिंधिया जी का और जमुना देवी जी का, तो विजय राजे सिंधिया जी ने बीजेपी के फॉर्मेशन से लेकर कितना बड़ा उनका योगदान था, लेकिन उनको पार्टी का अध्यक्ष कभी नहीं बनाया गया। जमुना देवी सीनियर मोस्ट एमएलए, पहली विधानसभा से वो एमएलए चुनते आ रही थी, लेकिन डिप्टी उनको सीएम उप बनी। मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाया गया। सही बात। तो ये जो विसंगति है, क्या ये महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज की माइंडसेट वही रहने वाला है? इस ये चुनाव बहुत बड़ा में तो सवाल ऐसा गिरिजा शंकर सर ऐसा ने उठा लगता दिया है वो माइंडसेट बदलने वाला नहीं है। जी। और आज जो 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 सवाल आपने किया कि महिलाओं ने किस पार्टी को पसंद किया, तो आप महिलाओं को वोटर से अधिक नहीं मान रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जबकि आपको पिछले 30 साल में लीडरशिप महिलाओं की डेवलप होने की पूरी प्रक्रिया रही है, परंपरा रही है। पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, दूसरी और संस्थाओं में बकायदा रिजर्वेशन है, और वहां से महिलाएं चुन के आ रही हैं, वो अपनी पंचायतें चला रही हैं, नगर पालिका चला रही हैं, नगर निगम के महापौर रहकर काम कर रही हैं। अब उसके आगे उनको बढ़ने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? ठीक है सर, ये देखिए पुरुष जो थोड़ा सा मानसिकता वाले लोग हैं वो इस बात को जरूर कहेंगे कि महिलाएं चुन के इसलिए आ रही हैं क्योंकि उनके लिए रिजर्वेशन है। तो उसमें हमें यह देखना चाहिए कि जो महिलाएं चुन के आ रही हैं वो फिर आपको आउटपुट कितना दे रही हैं, वो कितना बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, और ये है कि वो परफॉर्म करके दिखा रही हैं और उसी हक से वो अपने लिए टिकट मांग रहे हैं। अमृतांशी, छोटा सा सवाल मेरा आपसे रहेगा, और अमृतांशी मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि गिरिजा शंकर सर ने जिस तरफ इशारा किया कि आप जो रिजर्वेशन लेके आ रहे हैं उस पर ध्वनि मत से आप सब जो मिलके एक साथ कह रहे हैं कि हां महिलाओं को आगे बढ़ाओ, क्या आपकी उस माइंडसेट को इस बार के टिकट वितरण में वो परिलक्षित नहीं होना चाहिए था, वो दिखना नहीं चाहिए था? क्या एक नजीर नहीं बननी चाहिए थी मध्य प्रदेश 2023 का चुनाव आने वाले तमाम विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए? बिल्कुल, देखिए एक मत से सबको हामी तो भरनी थी, क्योंकि इनकार अगर कर देते तो विधानसभा चुनावों में तस्वीरें बिगड़ जाती सभी पार्टियों के लिए, बहुत जाहिर सी बात है। लेकिन जो एक बात गिरिजा शंकर जी ने कही, आहत तो देखिए कहीं ना कहीं मैं भी उससे थोड़ा फील कर रही हूँ कि क्या महिलाएं सिर्फ जो है महापौर और नगर निगम के चुनावों तक है, कि नदी नाले के जो काम होने हैं, थोड़े बहुत जो विकास के काम होने हैं वहीं तक, लेकिन जब कानून बनाने की बात है या फिर संसद में बात रखने की, विधानसभा में बात रखने की जो है अगर बात आती है, तो क्या महिलाएं उसमें पीछे क्यों जाती? विधानसभा भी मैं बता रही हूँ आपको, इतने लंबे समय तक जो चली, पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें, महिला जो है अक्सर क्वेश्चंस करती हुई नजर नहीं आई है। आसिफ, उनके क्या कोई सवाल नहीं है, या तो उनको प्रतिनिधित्व का मौका नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीजें बहुत जरूरी हो गई, और ये बीजेपी कांग्रेस को बहुत मजबूती के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि 13% कांग्रेस ने टिकट दिया है, 10% बीजेपी ने टिकट दिया है, उससे भी ज्यादा कम। और महिला प्रतिनिधित्व का आंकड़ा 2013 से 2018 तक सिर्फ घटा ही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उनको साथ बिठाना है जब कानून बन रहे हैं। और महिला आरक्षण बिल जब तय हो रहा था तो उस कमेटी में कितनी महिलाएं थी, ये भी एक जवाब उनको देना चाहिए कि महिलाओं को किस चीज से सोचकर उन्होंने ये रखा है कि हाँ चलिए आप लोग कह रही हैं तो हम आपकी बात सुन लेते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी देखिए अब जरूरी हो गई है। अच्छा है, अमृतांशी ने सही कहा कि टिकट जो चुनने वाले हैं जब वही पुरुष बैठे हों तो फिर वो कितनी पारदर्शिता से ये फैसला कर पाएंगे कि कितनी महिलाओं को भी आगे आने का मौका दिया जाए। अपने आप में ये भी एक नई डिबेट का विषय है, इस पर भी किसी दिन वक्त निकालकर जरूर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत धन्यवाद है आपका गिरिजा शंकर सर। अमृतांशी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का ये बुलेटिन, आज का ये खास कार्यक्रम हमने विशेष तौर पर रखा था कि मध्य प्रदेश में आखिर सियासत का फोकस महिलाओं पर इतना क्यों है, और साथ में कुछ लोगों को जरूर लग रहा होगा कि आसिफ ने आज दीदियों को भड़का दिया, लेकिन दीदियों को भड़काया नहीं है, दीदियों को बताया है कि आप दीदी सब कुछ कर सकती हो, आप आगे बढ़ सकती हो, आप जब घर चला रहे हो तो फिर आप सब कुछ चला सकती हो। लेकिन आपको सस्ता सिलेंडर तो दे रहे हैं, आपको पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको बढ़ने का मौका दे रहे हैं? और जिसको आपको लगता है कि हाँ दे रहे हैं तो आप वोट उसको दे देना, लेकिन देना जरूर। और दीदी बहन सबसे मैं यही कहूंगा कि इस बार वोटिंग पुरुषों से ज्यादा करके दिखाओ, ताकि अगली बार फिर से आप ही की बात हो जब भी बात हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के उस पार तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।